मैंने सुबह सही जोड़ा पहना था, लेकिन फिर अचानक ही मम्मी का आस्तीन कैसे फट गया। मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ। मैंने झूठा बहाना बनाया कि मैं भी उठकर पानी पीने आई थी। मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई। मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली, लेकिन मुझे मम्मी की सिसकियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसल्ली दूं और दिल में आए सारे सवाल को जबान पर ले आऊं, लेकिन मैं अपनी जगह खामोश पड़ी रही। पापा सुबह सुबह ऐसे तैयार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो। पापा की आमदनी कम थी, लेकिन पापा हमेशा खुश रहते, मुस्कुराते रहते। काम पर हमेशा ऐसे तैयार होकर जाते जैसे सेठ आदमी हो। मैंने उल्टा निगाह अपने बाप पर डाली, जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी। पापा के आगे नाश्ता रखकर मैं स्कूल चली गई। सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए आस्तीन की तरफ था। स्कूल से वापसी पर मुझे आर्यन अंकल मिल गए। मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया। मैं बिना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई। आर्यन अंकल ने गौर से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? तुम इतनी खोई खोई से क्यों रहती हो? मैं इस कदर जज्बाती हो चुकी थी कि मैंने आर्यन अंकल को सारी बात कह दी। मेरी बात सुनकर आर्यन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा है कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है। तुम अपनी माँ को अपने बाप से आजादी क्यों नहीं दिलवा देती? कब तक तुम दोनों उनकी जुल्म की चक्की में पीसते रहोगी? आर्यन अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाइस दी, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। पापा ने मेरे साथ कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती? मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के दरमियान क्या होता है। आर्यन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई। बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई सी बात याद नहीं आई थी जिससे मैं उन्हें जालिम करार देती। लेकिन मम्मी की तड़प और आंसू पापा को जालिम साबित करते थे। आर्यन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए। मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी। हमारे लिए फौरन खाना लगा दिया। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में चली गई और आर्यन मम्मी के पास बैठे रहे। मुझे नींद नहीं लग रही थी। मैं सारा वक्त आर्यन अंकल की बात को सोचती रही। मम्मी को पापा के कमरे में गए 3 दिन गुजर चुके थे और पिछले 3 दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी। मम्मी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिक्री रहती थी। पापा का रवैया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था। जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते, उस दिन वो रोजाना से ज्यादा खुश महसूस होते थे। चौथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटें बदलती रही थी। मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वह एक पैर जमीन पर घसीट घसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाँव में क्या हुआ है? तो कहने लगी, छोटी छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगाकर पढ़ाई करो। अगर तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारा पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेगा। मम्मी की आंख से टीप टीप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई। उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई। मैं मम्मी को नाश्ता देने के बाद पापा के पास गई, उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा की इस दोगली तबीयत पर हैरान रह गई थी। पापा किसी तरह भी सख्त जालिम नजर नहीं आते थे, बल्कि मम्मी की हालत चीख चीख कर पापा के जुल्म की दास्तान सुनाती थी। मैं पापा को नाश्ता देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगैर नींद नहीं आती और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे। मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, मैं तो कभी कभी तुम्हारी माँ को अपने पास बुलाता हूँ। मेरा भी तुम्हारी माँ पर हक है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। पापा की बात सुनकर मेरा खून खौल उठा था, क्योंकि उनकी मोहब्बत के नज़ारे में आए दिन देखा करती थी।
लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई। स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगैर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है, जो इंसान को बर्बाद करके रख देता है। टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी। मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जानकर रहूंगी और फिर अपनी माँ को पापा से आज़ादी दिलवा दूंगी। आर्यन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को तैयार रहेंगे। मेरी माँ बिल्कुल मेरी जैसी थी। मैं उम्र में 15 साल की थी, लेकिन नाक नक्श से मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह थी। अगली रात मैंने खुद ही अपनी माँ को नींद की दवा देकर सुला दिया और खुद अपनी माँ की चादर ओढ़कर पापा के कमरे में चली गई। पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। पापा अंधेरे की वजह से मुझे मम्मी समझ बैठे थे। मेरी खुश नसीबी है कि कृतिका आज खुद चलकर मेरे कमरे में आई है। पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आया, मुझे कंधों से पकड़कर अपने बराबर में बैठा लिया। पापा के बराबरी में बैठे मेरे शरीर कांप रही थी। मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी। पापा बहुत मोहब्बत से कहने लगे, कृतिका बेटी जवान हो रही है। यह कहकर तू मुझसे इस कदर दूर हो गई है कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है। मेरा भी तो तुझ पर कुछ हक है। मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है, लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे यह ना समझ हो कि माँ एक कमरे में एक साथ रहते हैं। तुम सारा दिन काम करके थक जाती हो, चल अब सुकून से मेरे साथ सो जा। मैं तुझे अपने करीब देखकर खुश हो जाता हूँ। पापा को अंधेरे की वजह से मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही मुझे अपने तकिए पर लेटा दिया। वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता मेरे कान के करीब होकर बातें करने लगे। वह कह रहे थे कि अपने आमदनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है, जिससे वह मेरी शादी करेंगे। उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह कह रहे थे, मैं जानता हूँ कि आर्यन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है, लेकिन कृतिका मैं तुझे बता दूं कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नीयत अच्छी है। पहले भी एक बार वो तुझे बर्बाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है, इसलिए तो एहतियत का दामन थाम के रखना। पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बल्कि उनकी बेटी हूँ। पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फेर रहे थे और कुछ ही देर बाद पापा को नींद लग गई। काफी देर तक मैं दम साधे पापा के पास लेटी थी, लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे। मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई। पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था जिससे मुझे कुछ भी समझ आता, इसलिए आर्यन अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे। अगली सुबह पापा रोजाना की तरह थे और उनका चेहरा ऐसे था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था। मैं खामोशी से पापा का जायजा ले रही थी, लेकिन मुझे पापा के रवैये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था। स्कूल से वापस लौटी तो घर के बाहर ही आर्यन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी। मैं हमेशा दूर से सलाम करके घर में आती थी, लेकिन आज मैं चोरों की तरह दबे पांव घर में घुस गई। मम्मी और आर्यन अंकल मेरे बारे में बात